22 अप्रैल को गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चयनित हुए। यह सब हुआ जब कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र रद्द हो गया। साथ ही बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे और एक बीएसपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। क्या यह सब अचानक से हुआ या प्री प्लान था? नीलेश कुंभानी का जो नामांकन रद्द हुआ उसमें बीजेपी ने कैसे भूमिका निभाई और कब से ये प्लानिंग चल रही थी? न्यूज़ लॉन्ड्री ने इसकी पड़ताल की। सूरत में जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत 18 अप्रैल से हुई, जब कुंभानी ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 3 फॉर्म दाखिल किए थे और तीनों में एक एक प्रस्तावक थे, जिन्हें गुजरात में ठेकेदार कहते हैं। सामान्यतः ये पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन कुंभानी के मामले में उनके रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर थे। जैसे कुंभानी ने जो 3 फॉर्म दाखिल किया उसमें जो प्रस्तावक थे, एक थे रमेश भाई बापचंद भाई, दूसरे थे धामेलिया ध्रुविल धीरू भाई, तीसरे थे जगदीश भाई नानजी भाई सावलिया। बता दें कि रमेश कुंभानी के बिजनेस पार्टनर है, धामेलिया उनके सगे भांजे हैं और जगदीश भाई उनके बहनोई हैं। वहीं कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया था। सामान्यतः पार्टियां डमी कैंडिडेट खड़ा करती है, उनका भी चयन खुद कुंभानी ने किया था, जबकि पार्टी ने सूरत के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश सावलिया को डमी उम्मीदवार बनाने के लिए कहा था। कुंभानी ने सुरेश भाई पटसाला को डमी कैंडिडेट बनाया और इनके जो प्रस्तावक थे वो भी कुंभानी के ही रिश्तेदार थे। तो ये सिलसिला 18 अप्रैल से शुरू हुआ, जो आगे चलकर इनके नामांकन रद्द होने में बड़ी भूमिका निभाया। मुझे जो जानकारी मिली कि जो डमी कैंडिडेट होते हैं, पार्टी आपको बनाना चाह रही थी, आदेश ये था, लेकिन किसी और को बनाया गया। ये जब कैंडिडेट उसको डिक्लेयर किया गया, जैसे जैसे समय निकला और नॉमिनेशन करने का टाइम आया, तो उस टाइम हाँ हमारी बात हुई थी, क्योंकि मैं कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ और ये जो लोकसभा है वहाँ जो कैंडिडेट है उसके साथ प्रचार करना सब रहता है। तो मैंने उसके बोला था कि भाई पार्टी के बंदे को आप बनाओ। तो वो जो अभी जो उसने रखा था डमी में, वो भी पिछली बार उसकी वाइफ कॉर्पोरेशन लड़ी थी, तो मतलब वो पार्टी का ही बंदा था, लेकिन उसका उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट था। नामांकन दाखिल करने के 2 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को फॉर्म की स्क्रूटनी के लिए चुनाव अधिकारी ने तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सुबह के 11 बजे यहाँ उम्मीदवार तो नहीं पहुंचे, कुंभानी भी नहीं पहुंचे, सबके चुनाव एजेंट पहुंचे। 11 बजे से फॉर्म की स्क्रूटनी शुरू हुई। 11:42 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव एजेंट दिनेश भाई जोधानी ने एक शिकायत चुनाव अधिकारी को दी और बताया कि जो कुंभानी हैं उनके प्रस्तावक का जो हस्ताक्षर है वो जेन्युइन नहीं है, इसकी जांच की जाए। आपको बता दें कि इस स्टोरी में समय और तारीख बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि जो दिनेश भाई हैं उन्होंने जो शिकायत की वो 11:42 पर की। दिनेश भाई जोधानी की शिकायत के करीब 1 घंटे बाद ये चारों प्रस्तावक एफिडेविट लेकर पहुंचे और बताया कि जो जोधानी और कांग्रेस के डमी कैंडिडेट हैं उनके प्रस्तावक के रूप में इनका हस्ताक्षर गलत है, इन्होंने हस्ताक्षर किया ही नहीं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया तो इन्हें कैसे पता चला कि इनका हस्ताक्षर हुआ है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो पब्लिक होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि स्टोरी में समय और तारीख बेहद इंपॉर्टेंट है। 20 अप्रैल को 11 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव एजेंट दिनेश भाई को ये पता चला कि इनका हस्ताक्षर गलत है, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री की पड़ताल में सामने आया कि इनका जो एफिडेविट है वो 10:50-52 पर ही बनने लगा था, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक नेता के दफ्तर में जो अधिवक्ता भी है। न्यूज़ लॉन्ड्री के पास इन चारों का एफिडेविट मौजूद है। इस पर स्टाम्प जारी होने का तारीख, समय और क्रमांक भी दर्ज है। विशाल भाई जो कांग्रेस के डमी कैंडिडेट के ठेकेदार थे, उनका स्टाम्प 20 अप्रैल की सुबह 10:46 पर, जगदीश भाई का 10:48 पर, धामेलिया ध्रुवीन का 10:50 पर और रमेश भाई बापचंद भाई का 10:51 पर खरीदा गया था।
इन चारों का सीरियल नंबर भी समान एक जैसा ही है, 49, 50, 51 और 52, यानी चारों का साथ साथ एफिडेविट बना है। सबके नोटरी एक ही हैं, भाजपा नेता किरण घोघारी। यहाँ पे एक चीज दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव एजेंट ने 11:42 पर शिकायत दी कि जो प्रस्तावक है उनका हस्ताक्षर जेन्युइन नहीं है, इसकी जांच की जाए। उसके 1 घंटा पहले 10:48 से 10:52 के बीच ये तमाम स्टाम्प खरीदे गए, स्टाम्प बने। और तो इसमें सवाल उठता है कि आखिर ये पहले से कैसे बन रहा था, जबकि ये चीज़ तो पब्लिक होती ही नहीं। 11 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव एजेंट को फॉर्म देखने को मिला। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो प्रस्तावक हैं, जो ठेकेदार हैं, वो तो इनके रिश्तेदार ही हैं, जीजा है, भांजा है आपके मुताबिक। तो ऐसे में वो तो अपने खून के रिश्तेदार, परिवार का हिस्सा हुए ना, वो कैसे बदल गए? वो ऐसे पता चला कि जो एक डमी का भी था प्रस्तावना रखने वाला, मतलब 4 जो प्रस्तावना रखने वाला था उसने जो एफिडेविट करके दिया कि हमारा सिग्नेचर नहीं है, वो जो एडवोकेट है वो भारतीय जनता पार्टी का सेनेट का सभ्य 10 चल रहा है, उसके यहाँ सब नोटरी हुआ। और क्रम नंबर भी 49, 50, 51 और 52 ऐसे क्रम नंबर थे स्टैम्प के। तो सारा खेल उधर तो हुआ क्योंकि वो बीजेपी का बंदा था, और जो उसका चुनावी एजेंट था सामने बीजेपी का उम्मीदवार का, वो उसको साथ लेके आए रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तभी तो ये सारा खेल खुला हो गया ना। तो ये जो चारों प्रस्तावक थे, इनको जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो लेकर आए वो भी बीजेपी के नेता थे। हाँ। उनका नाम क्या है? दिनेश जोधानी। हमने इस बारे में बात करने के लिए जोधानी को फोन किया। हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इन चारों के हस्ताक्षर गलत है, क्या वो आपके पास आए थे? तो उन्होंने बताया कि ये चारों आए थे और कहा कि ये हमारे हस्ताक्षर नहीं है। हमने उनसे ये पूछा कि ये लोग आपके पास आए थे या आपको कहीं और से पता चला? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करो, दिक्कत हो जाएगी। इस बारे में बात करने के लिए हम किरण घोघारी के दफ्तर पहुँचे। वहाँ उनके जो कर्मचारी है उन्होंने ये बताया कि ये स्टाम्प उन्हीं के दफ्तर में बना हुआ है, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, वो दफ्तर में नहीं थे। हमने संपर्क नंबर मांगा तो उनके कर्मचारियों ने हमें संपर्क नंबर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कंफर्म किया कि ये एफिडेविट उन्हीं के दफ्तर में बना है। सामान्यतः जो ठेकेदार होता है, प्रस्तावक होता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, लेकिन नीलेश ने यहाँ अपने रिश्तेदारों को ठेकेदार बनाया। इन तमाम सवालों को लेकर हमने जो सूरत शहर बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे बात की। जैसे सामान्यतः ये होता है कि जो प्रस्तावक होते हैं उसको कैंडिडेट अपने साथ लेके जाता है, उस वक्त आपके साथ प्रस्तावक थे? मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि जब हम 5 आदमी को ही जाने दिया तो 4 प्रस्तावक थे। 5 आदमी में मैं था और उनके कैंडिडेट थे और उनके जो सीनियर वहाँ के आगेवान थे वो रह गए दूर, भीड़ बहुत थी और वो जा नहीं सके। बट जो क्वेरीज जो आप बोल रहे हो, जो पूछना चाहिए वो इलेक्शन कमिश्नर को पूछना चाहिए था कि आपके प्रस्तावक कहाँ हैं। हमारा नैशत भाई का जहाँ फॉर्म भरा था तो प्रस्तावक के तौर पर मुझे खड़ा रखा गया और वो बाद में वो हमारे कैंडिडेट ने वो फॉर्म भर दिए थे। आपके साथ प्रस्तावक नहीं थे उस दिन जब आप उनका फॉर्म भरवाने बाहर थे ना। एक चीज बताइए कि जैसे सामान्यतः होता है कि जो प्रस्तावक होता है वो पार्टी का ही कार्यकर्ता होता है। इस बार जो हमारी छानबीन में आ रहा है कि उनके रिश्तेदार थे जो आपके सूरत के कैंडिडेट हैं, क्या पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? नहीं, पार्टी, आपकी बात ऐसा है कि जब कैंडिडेट इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे 140 करोड़ के देश के अंदर अगर 554 आदमी को कैंडिडेट बनाने की बात आती है तो पार्टी ने कितना बड़ा भरोसा करके उसका नाम रखा होगा नीलेश कुंभानी का, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये मेरा बहनोई है, मेरा ठेकेदार है, तो हम ऐसा बोले कि इसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। वो उसका बहनोई था, उसके परिवार का, उसके भांजे थे, तभी हमने उसको लेट गो किया ना। और कैंडिडेट, जब कैंडिडेट खुद कैंडिडेट होता है तो वो उसके आपको अपने आप को प्रमुख से भी बड़ा हो जाता है। ठेकेदारों द्वारा एफिडेविट देने के बाद कि हमारा हस्ताक्षर जो फॉर्म में है वो हमारा नहीं है, चुनाव अधिकारी ने एक पत्र कुंभानी को लिखा। कांग्रेस से जुड़े हमारे सोर्स ने बताया कि कुंभानी ने यह जानकारी
छुपा ली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जिलाधिकारी ऑफिस से खबर लीक हो गई कि कुंभानी का जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है, जिसके बाद आनन फानन में कांग्रेस के यहाँ लीगल सेल के 2 सदस्य जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे। थोड़ी देर बाद वहां कांग्रेस के कई नेता आ गए। उसके बाद कुंभानी को फ़ोन किया गया। 2:30 बजे करीब वो जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे। वहां उनसे पूछा गया कि जो आपके प्रस्तावक हैं क्या वो आपके संपर्क में हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे संपर्क से बाहर हैं, लेकिन हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीगल सेल के लोगों ने उनसे ये कहा कि क्या उन्हें उनके प्रस्तावक को किसी ने डराया धमकाया है, कहीं गायब कर दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लीगल सेल के दबाव के बाद उन्होंने एक शिकायत सूरत के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दी। शिकायत देने के बाद करीब 5 बजे वो यह कहकर गए कि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं, वहां शिकायत करूंगा, लेकिन उसके बाद से कुंभानी गायब है। फिलहाल हमारे संपर्क में नहीं है। आज की डेट में 22 तारीख 1 बजे के बाद कैंडिडेट हमारे संपर्क में नहीं है, ना तो उसका डम्मी जो कैंडिडेट है वो हमारे संपर्क में नहीं है। स्वास्तिक अपार्टमेंट का कमरा नंबर 1104 ये नीलेश कुंभानी का है। यहाँ के गार्ड ने हमें बताया कि 4 दिन पहले, आज है 23 तारीख जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 दिन पहले से वो यहाँ से, उनका परिवार यहाँ से जा चुका था। और आज सुबह कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और नीलेश को गद्दार बताया। नीलेश कुंभानी का जो दफ्तर था यही हुआ करता था। 21 तारीख की सुबह तक यहाँ पे कार्यकर्ता बैठ रहे थे। यहाँ से चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया थी वो चलाई जा रही थी, लेकिन 22 तारीख से यहाँ कोई और दफ्तर खुल गया है और उस पर लिखा हुआ है कमिंग सून। कोई प्रोजेक्ट होगा जो आने वाले समय में यहाँ पर बनेगा। आप देखिए कि नीलेश का जो पोस्टर होर्डिंग्स यहाँ हुआ करती थी वो कूड़ेदान में चली गई है। उनका नामांकन रद्द हो चुका है, अब यहाँ से सांसद तय हो चुके हैं। आप सामने देखिए, ये दफ्तर हुआ करता था और यहाँ पर उनका जो पोस्टर है वो पड़ा हुआ है। अभी भी वो हाथ जोड़े नज़र आ रहे हैं श्री नीलेश कुंभानी। इस बारे में जानकारी लेने के लिए सूरत के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ पारधी से बात की। उन्होंने बताया कि बीजेपी के चुनावी एजेंट ने हमें शिकायत दी कि इसमें कुछ गलती है। फिर हमने उन्हें 1 बजे का समय दिया, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेताओं को, कि आप 1 बजे तक अपना अपना पक्ष रखिए। 1 बजे करीब ये चारों जो प्रस्तावक हैं वो एफिडेविट लेकर पहुंचे और बताया कि जो फॉर्म में हस्ताक्षर है वो हमारे नहीं है। उसके बाद हमने जो कांग्रेस के एजेंट थे, कांग्रेस के वकील आ चुके थे और दूसरे जो नेता थे, उम्मीदवार थे, उनके सामने कैमरे की देखरेख में जो प्रस्तावक हैं उनसे यही पूछा कि क्या आप पर कोई दबाव है, आपको किसी ने डराया धमकाया है, कोई भय है। उन्होंने इसका जवाब ना में दिया। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए। हमने उनको अगले दिन सुबह 9 बजे तक का समय दिया अपना पक्ष रखने के लिए। अगले दिन जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने पूरी जानकारी दी, लेकिन हमने जब इनके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका सिग्नेचर और जो फॉर्म में सिग्नेचर हुआ था उसे मिलाया तो दोनों में अंतर था, जिसके बाद नॉमिनेशन रद्द हो गया। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन तो रद्द हुआ। उसके बाद जो बचे थे 8 उम्मीदवार थे बहुजन समाज पार्टी के और दूसरे 7 निर्दलीय, उनके जो फॉर्म खींचने की प्रक्रिया दूसरे दिन चली, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नया मोर्चा ने बहुत अच्छी भूमिका बजाई। भारतीय जनता पार्टी में जैसे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, SC ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा है, लेकिन पुलिस मोर्चा ने भी बहुत सक्रिय भूमिका बजाई। वो पुलिस मोर्चा के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, सरकारी तंत्र की फर्ज नहीं निभाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की चापलूसी करने के लिए, उनकी नज़र में अच्छा दिखने के लिए जो भूमिका निभाई है, वो भूमिका से लोकशाही तंत्र का सरेआम कत्लेआम हुआ है। ये बताइए कि सूरत में तो अब चुनाव नहीं होगा, क्या करेंगे? चुनाव कैसे नहीं होगा जी? चुनाव यहाँ तो बीजेपी के उम्मीदवार को जीत दे दी गई ना, कांग्रेस का पर्चा रद्द हो गया, बाकी लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे कैसे हो जाएगा चुनाव? ऐसा हो चुका है 22 तारीख को, यहाँ अब चुनाव नहीं होगा, कैंडिडेट को जीत घोषित कर दिया गया बीजेपी के। ये तो गलत बात है ना, किसी को नहीं पता चले ऑटोमेटिक उसको दे देंगे सीट, इस तरह से होता है क्या देश में? ये तो गलत चीज़ है। हमको दुख इस बात का है कि आज लोकशाही का पर्व
हमारे 18 लाख मतदार उनसे वंचित रह गए, उसके लिए ये सब जिम्मेदार हैं। आपने देखा कि न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल में यह सामने आया कि सूरत में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। सूरत से न्यूज लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट करने में समय और संसाधन खर्च होता है और आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, हम आपके सहयोग से काम करते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.